हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। चलिए आ जाइए सभी कोई जल्दी से। आज हम लोग करने वाले हैं सेट 9। आप लोग काफ़ी परेशान थे कि सर सेट 9 कब होगा कब होगा। तो आज जो है आपका सेट 9 हम लोग आज करने वाले हैं 1400 प्लस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए इसमें क्या रहेगा हम लोग का। इसमें हम लोग का टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आपका रहेगा और सेट 9 है आपका। ठीक है, चलिए ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, जो लोग नए हैं आप लोग को बता दें। ये हम लोग का जो 1400 प्लस क्वेश्चन है हमारा ही सामान्य विज्ञान का ग्रुप डी का 1400 प्लस क्वेश्चन है। इसके अंदर टोटल आपका 50 सेट है। उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है और आपका साथ में फॉर्मूला भी है। 50 सेट है आपका। ठीक है, और जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, 50 सेट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग 50 सेट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस बुक का हमारा ही बुक है, इसका पीडीएफ भी साथ में अवेलेबल है। पीडीएफ के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस ये जो नंबर है इस पे आप पीडीएफ के लिए आप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आज हम लोग का चल रहा है सेट 9। जो लोग परेशान थे, देखिए काफी प्रॉब्लम और इशू एनटीपीसी ग्रुप डी का लेके हुआ है। काफी सारे टीचर्स स्टूडेंट हम लोग जो है काफी परेशान है। काफी सारे पे एफआईआर हुआ है, उसी पे काफी बिजी है। इधर जाना उधर जाना है, हर एक जगह मिलना, बोर्ड में मिलना, इसी के चलते आपका क्लास नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आपका बोले हैं 50 सेट हम आपका सॉल्व करवाएंगे। स्पेशल आपका 100 क्वेश्चन फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी इस बुक में दिया, उसको भी सॉल्व करवाएंगे और केमिस्ट्री का भी है, सबको जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और एग्जाम डेट तो लगभग आपका 1 मंथ का करीब अब डिले हो ही गया है, तो हम पूरा आपका सॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। और जो लोग को हमारे बारे में जानना है, हम एक एडुकेटर है, मनीष कुमार रॉय के नाम से आपको फॉलो कर लेना है। कहाँ पे, तो अन अकेडमी पे आपको मनीष कुमार रॉय के नाम से आपको फॉलो कर लेना है। हम वहां पे साइंस पढ़ाते हैं और ऑल गोल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। हम आपका वहां पे कंप्लीट करवाएंगे साइंस, उसके बाद हम लोग चलेंगे जीके एंड जीएस में। किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, अन अकेडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या कोड लगा देना है, तो आपको कोड लगाना है मनीष गुरु 10। वहां से किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड लगाना है मनीष गुरु 10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या है, किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए फ्री में भी टेस्ट सीरीज होगा तो आपको मनीष गुरु 10 जो है लगा देना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 9 आपके सामने है। पहला नंबर क्वेश्चन, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आपको अपना जवाब जल्दी से जो है देना है। बाद में हमारा आंसर देखिएगा, पहले आप आंसर को है कमेंट कीजिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िए। भ्रूण के लिए भोजन जो है आपका, भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है इसको। इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आएगा मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो मादा युग्मक कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट। नाम सुने हैं आप लोग, फीमेल गैमेट। फीमेल के द्वारा जो है मादा आपका युग्मक का निर्माण होता है। आपका मादा युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो फीमेल के आपके द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम लोग ओवम या फिर अंडाणु भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या, फीमेल के द्वारा जो आपका होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, आपका अंडाणु भी उसे कहते हैं। ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एक और देख रहे क्या दिया हुआ है कि नर युग्मक। क्या दिया है यहाँ पे, नर आपका युग्मक। ये आपका क्या है, तो आप लोग नाम सुने हैं मेल गैमेट। एक तो हो गया फीमेल गैमेट और दूसरा आपका क्या हो गया, मेल गैमेट। ये आपका क्या है, मेल के द्वारा नर युग्म का निर्माण होता है। जो मेल के द्वारा आपका होगा नर युग्म का निर्माण होता है, उससे जो है जिसे हम लोग स्पर्म जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेल के द्वारा होगा, सिंपल है भैया, उसे स्पर्म क्या है, शुक्राणु जो है, शुक्राणु कहा जाता है। एकदम क्लियर। यहां से आपका यही क्वेश्चन बनता है कि भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक जो कहते हैं फीमेल गैमेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। किसके बारे में, सभी रज्जुकु कोऑर्डिनेटा है। सभी रज्जुकु क्या है, आपका कोऑर्डिनेटा है। इसी के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी से इसका सोच के बता दीजिए। देखिए आपका सिंपली यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, देखिए क्या है, गलत बताना है ना। तो क्या दिया, सभी रज्जुकु कोऑर्डिनेटा है, में मेरुदंड होता है। ये तो आपका सही है, गलत बताना है। में पृष्ठीय तंत्रिका नल होती है, पृष्ठीय तंत्रिका नल भी होती है आपका कोऑर्डिनेटा में। उसके बाद कोलामेट होता है, कोऑर्डिनेटा आपका कोलामेट भी होता है, मेरुदंड भी है और पृष्ठ तंत्रिका नल भी होती है। तीनों आपका सही है। गलत क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। ये जो है आपका कोऑर्डिनेटा डिप्लोब्लास्टिक आपका नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। आंसर क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक आपका नहीं होता है। आंसर नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा, पढ़िए क्वेश्चन को बताइए।
हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से आपका क्या प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्या आएगा, जैसे हाइड्रोकार्बन ले लीजिए आपका, जैसे CH4 में से आपका क्या है, ऑक्सीजन को करते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बस इसको बस बैलेंस करना है। बस यहाँ पे क्या कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन ले लिए और यहाँ पे 2 H2O ले लिए। इसको हम लोग क्या किए, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका कौन सा सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर आएगा। क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आया। देख रहे हैं ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका वाटर आया। जैसे आपका हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप, या आपका हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आएगा। इस तरीके से आप इक्वेशन को तोड़ के लिख भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका, बहुत बढ़िया तरीका से इसको समझिएगा आप लोग। 25 डिग्री तापमान पर वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है, वायु में आपका ध्वनि का चाल कितना होता है, 346। कब, जब 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप में वायु का चाल कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में आपका कितना होता है, ताप में आपका ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का चाल लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर आपका बढ़ता है तो कितना आपका मीटर सेकंड बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर आप बढ़ाइएगा तो 0.61 बढ़ जाएगा। उसके बाद जैसे 2 डिग्री आएगा तो आपका 0.61 से 2 गुना कर दीजिए आपका, तो जितना आएगा आपका 0.61 करके आपको बढ़ते जाएगा। 1 डिग्री बढ़ेगा मतलब 0.61 मीटर प्रति सेकंड करके बढ़ जाएगा। आपका 2 इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बना। एक आपका बना कि 25 डिग्री सेल्सियस में हवा में ध्वनि की गति कितना होता है, तो आपका 346 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दूसरा बन गया 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे क्या दिया है, देखिए 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश का आपको मात्रा बताना है। क्या आएगा इसका आंसर बताइए। बहुत सिंपल दिया हुआ है, आपको बताना है क्या आएगा। आवेश के लिए क्या होता है, Q इक्वल टू I गुने T, सभी को पता है। I आपका कितना दिया है, 2 दिया है आपका, और T आपका कितना दिया है, अच्छा यहां पे देखिए आपका क्या किया गया है कि यहां पे आपका क्या दिया है, ठीक से इसको समझिएगा आप। यहां पे आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका क्वेश्चन में यहां पे दिक्कत है, सॉरी 2 एम्पियर तो आपका आई दे दिया आपका 2 एम्पियर। यहां पे ओम का कोई काम ही नहीं है, ओम का। टी देखिए 1 मिनट, टी आपका कितना है, 1 मिनट है। 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। ये बहुत सिंपल है, देखिए इसी चीज को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में इस यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। क्वेश्चन आपको सिंपली 60 सेकंड, तो कितना आ गया, 2 गुने 60। देखिए इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा 5 ओम का यहाँ पे, तो 60 गुने 2, 120 जो है कूलम आंसर आ गया, 120 कूलम। इससे सिंपल क्वेश्चन आपका क्या आएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे प्रतिरोध का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िए जल्दी से, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, बताइए आंसर क्या आएगा। किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी के लिए आपको क्या है फॉर्मूला, F इक्वल टू इस फॉर्मूला को आप लोग छाप लीजिए, F इक्वल टू R/2 होता है। F इक्वल टू R/2 होता है। त्रिज्या आपका कितना दिया है, R आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 12/2 कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको समझना पड़ेगा प्लस लेंगे या फिर माइनस लेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का बात किया गया है, तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण में आपका प्लस होता है, प्लस 6 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर आ गया, क्या आया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। आशा करते हैं क्लियर होगा। ये सब क्वेश्चन है, देखने में सिंपल है, आपको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। 50 सेट को प्रैक्टिस एकदम सभी को करके जाना है, पूरा क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए और ये सबको नोट डाउन भी करते जाइएगा। चलिए आइए इसका बताइए, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो जल्दी से बताइए क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए कार्य बराबर क्या होगा। देखिए कार्य बराबर आपका सिंपली आप लोग जानते हैं
कि W इक्वल टू Fs वर्क डन गुने विस्थापन। Fs वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, बल गुने विस्थापन। जानते हैं सभी कोई, लिख ही देते हैं हम, ले लीजिए बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। एकदम प्यार से समझिए, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, अपना एम यही रहना चाहिए। बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू M गुने A होता है। M गुने कितना होता है आपका, A होता है, मतलब यहाँ पे त्वरण का बात किया गया है, मतलब M गुने G, गुरुत्वीय त्वरण आ गया। और विस्थापन के लिए तो S हम लोग ले ही लिए। M आपका कितना है, 1 kg है। G आपका कितना है, M देख लीजिए यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, आपका कितना दिया है, M आपका 1 kg यहाँ पे दिया हुआ है, 1 kg है। G सभी को पता है 9.8 आपका G दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपका 10 मीटर आपका ऊंचाई दे दिया है, आपका 10 मीटर आपका ऊंचाई, यहाँ पे H हो जाएगा ना, विस्थापन के जगह पे तो यहाँ पे H ही ले लेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की बात किया गया है। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर। G आपका 9.8 और H आपका आ गया 10 है। बस सॉल्व कर दीजिए, 98 जूल आपका आंसर आ गया। एकदम बढ़िया, एकदम क्लियर, सभी का क्लियर हो गया होगा। क्या आया आंसर आपका, आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर जल्दी से बताइए कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, आंसर क्या आया इसका। अच्छा, इतना क्वेश्चन तो कर लिए हम लोग, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एक चीज देखिए, हम भी गलत, हमसे भी यहाँ पे गलत हो गया और आपसे भी ये चीज गलती हो जाएगा। इस चीज को आपको अब ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये जो हम लोग किए हैं ये गलत है, इसको रुक जाइए, मत घबराइए आप लोग। ये जो किए हैं ये आपका क्या है, गलत है। सबसे पहले हमको इसको दोबारा सुधार करने दीजिए। आपसे भी एग्जाम में गलती होगा, हमसे तो खुद ही यहाँ पे अभी गलत हो गया, इसको आपको सुधार करना है। आंसर तो आ गया आपका, आंसर आ गया, लेकिन आपका गलत है, ये आंसर आपका नहीं है। ठीक है, अब चले हम लोग, चलिए जल्दी से सबसे पहले आप लोग देखिए कि क्या इसमें दिया हुआ है। सब आप इसमें देख लीजिए क्या दिया। W इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए W इक्वल टू क्या होता है, Fs cos थीटा। cos थीटा, 1 किलोग्राम एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा अच्छा किया गया कार्य। देखिए हम कोई भी चीज को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ऊपर, इस चीज को समझिएगा, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं और हमारा गुरुत्वीय बल हमेशा क्या लगता है, नीचे का तरफ लगता है। तो इसके बीच में एंगल आपका कितना बन गया, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री। F आपका, अब बताइए, आप इस चीज को सॉल्व कीजिए और आराम से बताइए कि इसका आपका कितना आएगा। F बराबर, अब बताइए कि कितना आ रहा है आपका। सेम जैसे था आपका कर दीजिए, सेम आपका M गुने G कर लीजिए और आपका क्या है, आपका H है, वही S अगर आपका H हो गया और cos 180 180। ये तो हम लोग जो सॉल्व किए थे कितना आया था, जब सॉल्व कीजिएगा तो 98 ना आया था। M बैठा दीजिएगा, M आप 1 kg बैठा दीजिए, फिर उसके बाद से G आप 9.8 बैठा दीजिए, H आप कितना बैठा दे, 10 मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, लेकिन cos 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए -98 जूल आ जाएगा आंसर। क्लियर होगा, आशा करते हैं सभी का क्लियर होगा। ये आपका कितना आ गया, इस चीज को आप लोग देख लीजिए, -98। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। देखिए इस चीज को आप लोग समझिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डैश कहा जाता है। क्षैतिज को जो है क्या कहा जाता है, एकदम क्लियरली इसको समझिए और बताइए इसका आपका आंसर क्या आएगा। 8वां नंबर का क्या कहा जाता है, आपका आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज वाला को आपको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आ जाइए देख लीजिए, एकदम आपका क्या कहा जाता है, देख रहे हैं, ये आपका हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है। आपका टोटल आपका 7 पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप आपका होता है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका ऐसे करके, ये आपका है वर्टिकल है, ये आपका वर्टिकल है, और ये जो ऐसे करके पोर्शन गया है ये आपका क्या है, तो आपका है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल है। एकदम क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो क्या हो गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है, क्षैतिज को आपको क्या कहा जाता है, तो आवृत्ति कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जल्दी से बता दीजिए। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न तथा निम्न घनत्व का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। हम लोग को किसका बारे में बात किया गया है, तो उच्च घनत्व का क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा। 9 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कहलाएगा, संपीड़न कहलाता है। उच्च अगर हो गया आपका,
उच्च अगर घनत्व का तो संपीड़न कहलाता है, ठीक है। और जैसे आपका निम्न घनत्व आपका हो गया, क्या हो गया, इस चीज को आप देखिए, इसकी जगह बस आपका क्या हो गया, निम्न घनत्व अगर आपका रहे क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या आएगा, निम्न घनत्व अगर आप देख लेते हैं तो उसको विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। उच्च घनत्व अगर है आपका तो वो आपका संपीड़न हो गया, और जैसे आपका निम्न घनत्व हो गया तो वो आपका विरलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या होगा, 10 नंबर का आंसर। 10 नंबर का जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यदि अगर कार्य का मान अगर आपका क्या हो, धनात्मक हो आपका, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसमें क्या होगा, आपका ऊर्जा जो है आपका वृद्धि होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्या आएगा, ऊर्जा आपका वृद्धि होगा। और जैसे आपका क्या होगा, कार्य अगर आपका ऋणात्मक होगा, अगर आपका कार्य ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, तो वहां पे ऊर्जा का क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा, वहां पे ऊर्जा का वृद्धि नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वहां पे ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो 10 नंबर का आपका आंसर क्या आएगा, 10 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सीधे। उसके ऊर्जा में वृद्धि होती है, उसके ऊर्जा में इंप्रूवमेंट होता है, इंक्रीज होता है, वृद्धि होता है। कब, जब आपका कार्य जो है आपका कार्य जब आपका धनात्मक हो। एकदम सिंपल, कार्य धनात्मक का वृद्धि हो जाए, कार्य जैसे आपका नेगेटिव आ जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, ऊर्जा में कमी आ जाएगा, ऊर्जा में कमी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए और इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा। एकदम कमेंट करते जाना, हम आपका पूरा सॉल्व करवाएंगे, हम आपसे पूरा कहे भी है और पूरा भी करवाएंगे आप लोग के लिए। पूरा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन तैयार करें, उसमें भी जो है थोड़ा सा लेट लगता है सर जी। चलिए आइए, लेकिन आपका पूरा जो है ग्रुप डी इस बार कैसे भी पार करवाना है। निम्नलिखित में से कौन सा, ग्रुप डी और एनटीपीसी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तापीय का बात कर दिया गया है, इस चीज को आप लोग समझिएगा कि तापीय इसमें सीधा इसमें बोल दिया गया है। तापीय क्या आएगा इसका आंसर, विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, नहीं है। क्या आएगा इसका आंसर, क्या क्या है सबसे पहले देखिए। इलेक्ट्रिकल आपका फ्लैट आयरन तापीय पर एकदम है, इलेक्ट्रिक टोस्टर भी आपका तापीय पे है, इलेक्ट्रिक केतली भी आपका है, इलेक्ट्रिक घंटी जो है आपका ये नहीं है। आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक घंटी आपका नहीं है, इलेक्ट्रिक घंटी आपका नहीं है। यहाँ पे हमको नहीं है बताना है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है कि कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, इलेक्ट्रिक घंटी आपका जो है नहीं है। क्या क्या है आप लोग इसको लिख सकते हैं, विद्युत बल्ब हो गया आपका, ये सब आपका हो गया। उसके बाद फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक केतली हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक प्लेट आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, ये सब आपका क्या है, ये सब विद्युत के तापीय प्रभाव पर व्यवहारिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके साथ साथ आपका क्या मिल सकता है, अगर ये तीनों ऑप्शन तो है सही है, इसके साथ अगर आपको मिल जाए कि सिंपली फ्यूज मिल जाए, फ्यूज आपका हो गया, इलेक्ट्रिक आपका विद्युत का बल्ब हो गया, विद्युत का बल्ब हो गया, ये सब आपका विद्युत के तापीय प्रभाव पर व्यवहारिक है। केवल कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रिक घंटी आपका नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक घोड़ा है, 300 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को एक समतल सड़क पर इस प्रकार खींचता है कि गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति आवर के एक समान वेग से चलती है, तो घोड़े द्वारा प्रदत्त शक्ति अश्व शक्ति में ज्ञात करे। इतना कंसेप्चुअल और इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए। पावर इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन बाई टाइम। इसको आप लोग समझिएगा, एक एक वर्ड को समझिएगा, मतलब कार्य बाई समय होता है। ठीक है, वर्क डन बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, और बटे में आपका क्या है, टी है। इसको आप अब ले लीजिए, इसको आप अब ले लीजिए। और आपका विस्थापन बाई समय क्या होता है, मतलब एफ गुने वेग हो जाएगा, बल गुने वेग हो जाएगा, सभी को पता है। इस चीज को समझिएगा आप लोग, डी एस बाई डी टी आपका वेग हो जाता है और डी वी बाई डी टी आपका त्वरण हो जाता है। ये एकदम क्लियर है सभी का। चलिए इसको देखिए, अब क्या करेंगे, क्या क्या आपका दिया हुआ है, बस इसको पुट कर दीजिए। बल आपका कितना दिया है, बल आपका कितना दिया है, तो 300 न्यूटन आपका बल दिया है, 300 बैठा दिए। ठीक है, 18 किलोमीटर, 18 आपका वेग दिया है, तो 5/18 कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। कट गया, कितना आ गया, सॉल्व करने के बाद 1500 आपका वाट आ गया। क्या आया हम लोग का, 1500 वाट शक्ति आया है। 1500 वाट हम लोग का क्या आ गया है, तो यहाँ पे शक्ति आया है। हमको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, तो अश्व शक्ति। देखिए क्या होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, सभी को पता है। और 1 वाट बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/746 हॉर्स पावर आ गया, अश्व शक्ति आ गया। बस 1 वाट के स्थान पे यहाँ पे आपको क्या करना है, बैठा देना है, 1 वाट के बैठाइए।
1500 और बटे में 746 हॉर्स पावर। इसको जैसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, जैसे सॉल्व कीजिए काटिए एकदम 2.01 में कट जाएगा। 2.01 हम इसको यहाँ पे लिख देना, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे आप काटिएगा 2.01 HP आ जाएगा आपका आंसर। इस चीज को समझिएगा, इस चीज को आपको समझना है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, जल्दी से बताइए। 2.01 एकदम इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर होगा। हम आपको एक और चीज बता दें, अगर आपको जो भी क्वेश्चन डाउट होगा, अभी अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसको नोट डाउन करके कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट है। हम जो है आपका एक ही बार में जो आपका डाउट रहेगा 50 सेट का हम डाउट डिजिटल बोर्ड पे हम आपका करवाएंगे। देखिए डिजिटल बोर्ड वो हमारा नहीं है, काफी प्रॉब्लम रिक्वेस्ट करने के बाद हम आप लोग को डिजिटल बोर्ड में क्लास करवाते हैं। ठीक है, चलिए इसका बताइए। 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को ऊर्ध्वाधरत ऊपर की ओर जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया तो 2 सेकंड के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा बता दीजिए, 13 नंबर का बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे पहले आराम से बताइए। इसमें देखिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक तो आपका फॉर्मूला लग गया, एक आपका लग गया देखिए v² माइनस u² इक्वल टू 2as, सभी को जानते हैं इसका। v² माइनस u² बराबर 2 a का जगह पे g और h। अब यहाँ पे ये बताना है आपको g यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि माइनस होगा। देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, जैसे आप ऊपर की ओर फेंकिएगा ना तो ऊपर की ओर माइनस जी होता है, नीचे का ओर फेंकिएगा तो नीचे का ओर क्या प्लस जाएगा। ऊपर का ओर फेंका गया मतलब यहाँ पे तो आपका माइनस है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। u आपका 0 है, माइनस v आपका 0 है, u आपका कितना है तो 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 आपका g आपका कितना दिया है तो g आपका 10 दिया है, 10 बैठा दीजिए। और h आपको हमको क्या करना है, h तो निकालना है हमको, h निकालना है। ये माइनस से माइनस समझिए कट गया, आपका 400 आ गया, मतलब h बराबर कितना आ गया 20, h बराबर 400, h बराबर आपका 20 आ गया। यहां तक तो क्लियर, h बराबर 20 आ गया, एकदम क्लियर है। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट पे। h जब आपका आ गया, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल है mgh। ये सबको भैया आप लोग नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट करेगा। 2 गुने 10 गुने 20 जो आ गया इसका कितना आ जाएगा, सिंपली 400 जूल। आंसर क्या आ गया 400 जूल, आपका इसका आंसर आ गया 400 जूल। एकदम क्लियर है, 400 जूल आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो भी डाउट में आपको होगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, हम आपका डिजिटल बोर्ड में भी हम आपका करवाएंगे, एकदम ब्लैक बोर्ड के सामने लाइव करवाएंगे हम व्हाइट बोर्ड के सामने। ठीक है, नहीं घबराना है। अगर नहीं डाउट है कमेंट कीजिए कि हमको 13 नंबर में डाउट है एकदम। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। वीडियो के जब लाइव नहीं रहेगा, बिना लाइव रहेगा, उस समय आप में लिख कीजिएगा तो हम आपका कमेंट देख पाएंगे। चलिए, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है आपका किस स्थिति में होता है, जल्दी से बताइए। पिंड आपका किस स्थिति में होगा जैसे ही आपका मुक्त रूप से गिरेगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फ्री जब आपका रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर है, भारहीनता, एकदम वेटलेस। जैसे आप देखिएगा एकदम मुक्त रूप से, एकदम आपका मुक्त रूप से गिरा, एकदम आपको नहीं लगेगा कि बिल्कुल उसमें भार भी है, उसमें वेटलेस लगेगा, भारहीनता लगेगा, वेटलेस लगेगा एकदम। ठीक है, क्या लगेगा, वेटलेस उसमें लगेगा। मुक्त रूप से फ्री फॉलिंग अगर होता है तो वेटलेस लगेगा। चलिए अगले कंसेप्ट में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसका आइए, निम्न में से कौन जो है जाइलम का प्रकार नहीं है? जाइलम का आपको बताना है कि कौन इसमें से जाइलम का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले तो अब जाइलम का प्रकार जान लीजिए कि कौन कौन सा जाइलम का प्रकार है। ट्रैकिड्स, वाहिनिकाएं जो होता है आपका, इसी को कहते हैं ट्रैकिड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वाहिनिकाएं। हिंदी में आपको ट्रैकिड्स भी मिलेगा या फिर वाहिनिकाएं इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जाइलम का प्रकार है। ट्रैकिड्स हो गया, जाइलम फाइबर जो है आपका, जाइलम फाइबर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका नलिकाएं हो गई, ये सब आपका जाइलम का प्रकार है। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जाइलम फाइबर्स, जाइलम आपका पैरेनकाइमा, एक जो आपका छूट गया है, क्या छूट गया, चौथा नंबर आपका जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। एक आप तो आपके गया ट्रैकिड हो गया, एक नंबर आप ये ले लीजिए ट्रैकिड, 2 नंबर में जाइलम फाइबर, 3 नंबर में नलिकाएं और चौथा नंबर में पैरेनकाइमा। कौन सा बच गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सिवटूब्स क्या है, जाइलम का प्रकार नहीं है। एकदम सभी का दिमाग में छप गया होगा, सिवटूब्स नहीं है। केवल 4 प्रकार है, ट्रैकिड, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं, पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। इसके आगे जाइलम लगा लीजिएगा, जाइलम पैरेनकाइमा, केवल आपका सिवटूब्स आपका नहीं है। ठीक है, आंसर
ए जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका दीजिए 220 वोल्ट वोल्टेज जो है आउटपुट वाले जनरेटर 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा का गणना करना है। 16 नंबर का बता दीजिए, आपको क्या करना है, विद्युत धारा का आपका गणना करना है। सिंपली हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी, सभी को पता है ना P इक्वल टू वी आई। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। P आपका कितना दिया है, P आपका दिया है पावर, आपका शक्ति कितना दिया है 1100 वाट दिया है। V आपका कितना दिया है तो 220 भी, तो 1100 और बटे में आपका कितना आ गया 220 ना है। चलिए एक से एक कट गया, 11 2 जा 11 1 बार में 2 5 बार में कितना आ गया आपका 5 वोल्ट आपका कितना आ गया, अच्छा आई ना आएगा 5 एम्पियर आ गया आपका। ये आपका कितना आएगा देखिए इसको, ये आपका आई ना आया हुआ है, आपका आई आया है। आई इक्वल टू पी बाई वी होता है, तो आपका कितना आ गया, आई आपका कितना आ जाएगा, आई आपका 5 एम्पियर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विद्युत धारा हमको निकालना है, आई आपका कितना आ गया तो 5 एम्पियर इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्या दिया देखिए, डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। क्या क्या बताना है इसको आपको, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। देख लेते हैं, आइए एकदम इसको देखते हैं, जल्दी से इसको देखिए कि क्या दिया हुआ है, जल्दी से कहां पे दिया है आपका, तो इसका क्या है चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा और दूसरा यही ना बोला गया है। देखिए क्या बोला गया है, चौथा आवर्त और दूसरे समूह, चौथा आवर्त और दूसरा समूह। तो यहां पे तो दे दिया आपका चौथा आवर्त, मतलब 1 2 3 4, तो चौथा आवर्त और दूसरा समूह मतलब 1 और 2। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, कैल्शियम आपका आ गया, कैल्शियम आपका आ गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 है, 20 है। तो कैसे आप लोग यहां से भी आप लोग देख सकते हैं, यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि कैल्शियम का आपका कितना आ गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसको जैसे आप लोग तोड़िएगा 2 8 8 2 2 8 8 2, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर है, ए जो है सही उत्तर है। यहां पे भी क्लियर आपका पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल है कि हम लोग जानते हैं न्यूटन का ये कौन सा नियम है, न्यूटन का ये जो है पहला नियम है, जड़त्व का है। जैसे अगर कोई वस्तु स्थिर में हो या फिर गति में, जब तक मतलब हम लोग एक्सटर्नल बाह्य फोर्स उसमें नहीं लगाएंगे, वही बोला गया है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया को कहा जाता है। न्यूटन का कौन सा लॉ के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। और जड़त्व आपका क्या करता है, बल का परिभाषा, बल का परिभाषा, ठीक है, परिभाषा आपका जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के द्वारा। सूत्र जो आएगा बल का सूत्र न्यूटन का सेकंड लॉ के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर बताइए, क्या दिया है इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है, डैश इकाइयों का जो है अंतर होता है। क्या होता है देखिए, अल्कोहल का आपका निकालना है तो सबसे पहले तो आप मिथाइल अल्कोहल का हम ले लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, CH3OH इसको निकालिए जल्दी से, कितना आएगा देखिए CH3OH। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का तो हम लोग द्रव्यमान निकालना है, 12 गुने 1 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 1 3 है और गुने 1 होता है इसका, ठीक है। और ऑक्सीजन आपका कितना होता है, तो ऑक्सीजन का सभी को पता है 16, और यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन का अपना 1 होता है। सिंपल यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। बस सॉल्व कर देना है। देखिए कितना आइएगा, 12 तो आ गया प्लस 3 प्लस 16, 16 और ये तो 1 आएगा ना, 16 प्लस 1 17, तो 3 1 4 और 12 4 16, 16 16 कितना आ गया, तो 32 आ गया, 16 16 32 आ गया। किसका, अल्कोहल, ये आपका क्या है, मिथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, ये आपका है मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, एकदम क्लियर, मिथाइल अल्कोहल है आपका, एकदम क्लियर। चलिए दूसरा आप देख लीजिए, इसका हमको किसका, इथाइल अल्कोहल के साथ बताना है ना। तो इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। अब देखिए आपका कार्बन आपका 2 दिया गया है, मतलब 12 गुने 2। हाइड्रोजन आपका कितना है, हाइड्रोजन आपका 5 है, मतलब 1 गुने 5, प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितना आ गया
12 गुने 2 मतलब आपका 24 प्लस 5 प्लस 17। सॉल्व कीजिए आराम से, कितना आ जाएगा 24 5 17 46 आ जाएगा। 7 5 12 4 16 46 आपका आ गया। और हमको करना क्या है, बस इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों का अंतर बताना, इकाइयों का अंतर आपका कितना आ जाएगा, अंतर जैसे आप निकालिएगा देख लीजिए, दोनों का आप अंतर निकाल दीजिए, अंतर माइनस कर दीजिए। 46 में से आपका 32 चला गया, 46 में से 32 चला गया, 6 में से 2 गया 4 और आपका 4 में से 3 गया 1, 14 इसका आंसर आ जाएगा। 14 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कंसेप्ट और क्वेश्चन को समझिए और आराम से कीजिए। डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा सॉल्व कराएंगे इसको, ठीक है। 50 सेट में जो जो आपका डाउट होगा हम दोबारा सॉल्व कराएंगे और जिन लोग का क्लियर है बढ़िया है। बी आपका आएगा 14, इसका सही उत्तर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कहां कहां पे रखा गया है इसको आपको सबसे पहले ध्यान देना है। आपका क्या आएगा, इसका कहां पे आपको रखा गया है, तो इसके किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर, अवतल दर्पण के बारे में बात किया गया है, वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर तो इसका प्रतिबिंब कहां होगा, तो वक्रता केंद्र पर गोलाकार दर्पण पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका कहां पे बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही इसका बनेगा। एकदम क्लियर है। अगर गोलाकार अगर दर्पण रहता है, पहला ऑप्शन। दूसरा आपके साथ कंडीशन, वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला पे चलिए, इसका जो है हम आपका एक ट्राई करेंगे कि पूरा आपका चार्ट इसके लिए हम ला दें, पूरा आपका कहां पे इमेज बनेगा उसका चार्ट एक ला देंगे। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा में रूप में परिवर्तित हो जाता है। 21 का बताइए, 21 में जो है वह परिवर्तित हो जाता है। 21 का आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल है। जैसे आपका घर्षण आएगा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह किसमें आपका परिवर्तित हो जाता है, तो 21 का आपका आंसर क्या आ जाएगा। घर्षण आने से आपका क्या, टेम्परेचर, तापमान का आपका, टेम्परेचर का आपका क्या आ जाएगा, तापीय ऊर्जा में जो है आपका परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोई भी चीज को आप घसीएगा, देखिएगा आप रब कीजिएगा, जितना घसीएगा उसमें तापमान ऊर्जा के रूप में आपका परिवर्तित हो जाएगा घर्षण के द्वारा। ऑप्शन ये आपका डेली प्रैक्टिकल लाइफ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, तापीय। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या दिया है देखिए, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 22 नंबर का कितना सिंपल क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ mv²। हाफ तो आप ले लिए, m आपका कितना होता है, m आपका कितना दिया है, m आपका दिया है 15 केजी और वेग कितना दिया है, वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 गुने 4, 15 गुने 4। सिंपली इसको आप सॉल्व कीजिए। 4 मतलब 4 नहीं, 4 इसमें दो बार आएगा ना, v² है, यहाँ पे v² है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। आपका 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, ये तो आपका 15 गुने 4 गुने 4 कट गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 15 8 कितना आ जाएगा 120 जूल। तो आपका गतिज ऊर्जा कितना आ गया, 120 जूल आपका आंसर आ गया। एकदम क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है, 120 जूल। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दे दीजिए। डैश को पानी में घुलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। एकदम बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है। इसको घुरिएगा तो पीओपी का नाम आप लोग सुने हैं, पीओपी का आप लोग नाम सुने हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमाडेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है और इसी को कहते हैं, देखिए इस इक्वेशन को अगर आप याद कर लेते हैं आपका पूरा दुख दर्द खत्म। क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O में अगर हम लोग 1.5 H2O मिला देंगे तो क्या आ जाएगा आपका CaSO4.2H2O। अब देखिए इस चीज को आप समझिएगा क्या क्या दिया है। यही जो है आपका क्या है, डैश को पानी में घुलने पर यह जिप्सम, ये आपका क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम तो आ गया आपका किसमें, तो कैल्शियम सल्फेट हेमाडेट। ऑप्शन ये जो है आपका कैल्शियम, देखिए ये जो आपका हाफ दिया है, जैसे हेमिस्फीयर स्फीयर को आधा करते हैं तो हेमी लगा देते हैं, वैसे आपका कैल्शियम, ये जो कैल्शियम सल्फेट और हेमिडेट आपका लग जाएगा, इसी को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमिडेट। ठीक है, हाफ लग गया ना, यहाँ पे हाफ लग गया, इसीलिए आपका कैल्शियम सल्फेट हेमिडेट आपका ये आ गया। एकदम क्लियर है सभी का, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट हेमिडेट को ही आपका क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कहा जाता है, ये इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हाफ H2O, जिप्सम आपका क्या होगा, CaSO4.2H2O आपका जिप्सम हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है 23 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन पे, 24 का आंसर जल्दी से बताइए।
24 का सॉल्व कीजिए। द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में 20 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक बढ़ता है, तो 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा आपको निकालना है। औसत ऊर्जा आपको निकालना है, जल्दी से बताइए कि क्या आएगा। औसत ऊर्जा आपको, शक्ति आपका निकालना है। हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर जो हम लोग किए थे, माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, अब आपका कितना दिया है, यहाँ पे 2 मीटर आपका दिया गया। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है, देखिए तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, तो 2as, तो वी स्क्वायर आपका कितना है, वी हम लोग का कितना है यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक बढ़ता है। तो इनिशियल तो यहाँ पे आपका आ गया 0, इनिशियल आ गया यहाँ पे 0। इस बार यू यहाँ पे कितना है आपका, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए इधर लिखते हैं, यू है आपका 0 मीटर प्रति सेकंड, वी है इस बार आपका 2 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 का स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया 2as, मतलब 2as बराबर कितना आ गया, 2 का 4 आ गया, और as बराबर कितना आ गया, तो काट देंगे तो 2 बार में आ जाएगा, 2 आ गया। इस चीज को आप समझिएगा, as बराबर कितना आ गया, तो as बराबर आपका 2 आ गया। हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्कडन बाई टाइम, कार्य बाई समय होता है। वर्कडन बराबर बल गुने विस्थापन बटे में समय, और F गुने m a और s बटे में t। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, देख लीजिए एकदम क्लियर है यहाँ तक। आइए उसके बाद m देखिए कितना दिया, इसके बाद देख लीजिए ये आपका यहाँ से घेरा हुआ है भैया, इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा पूरा कंसेप्ट। m आपका कितना दिया है, तो 10 दिया है m आपका, और ये जो a और s है ना, a s यहाँ पे देखिए आपका कितना आया है, 2 आया है। t आपका कितना है, t आपका कितना दिया है, तो 20 सेकंड है आपका। तो काटिए आराम से, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया आपका आंसर, 1 वाट आपका आंसर आ गया, 1 वाट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। पूरा क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा कमेंट करना है पूरा, हम आपका लास्ट में जब आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लाइव से खत्म हो जाएगा, आपको कमेंट करना है, हम आपको इसको सॉल्व भी कराएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ करवा दिए काम हो गया, नहीं, हम 50 सेट में से आपको एग्जाम में पूरा कॉमन लिवाना है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा आपका साइंस का मैक्सिमम दुख दर्द खत्म हो जाएगा। 25वां नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको निकालना है। न्यूटन का संख्या बराबर क्या होता है, n इक्वल टू जेड माइनस ए। जेड क्या है आपका, जेड आपका क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या आपका क्या है, और ए दिया है आपका m इक्वल टू n इक्वल टू जेड माइनस ए। अच्छा इसको ठीक से देखिएगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। इसकी द्रव्यमान संख्या कितना है, 39 है, तो ए माइनस जेड ना होगा आपका, ए माइनस जेड हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा। कर दीजिए सॉल्व, 39 माइनस 19 कितना आ गया, 20 आ गया। इसका क्या आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लगा होगा एकदम, क्या आ गया, तो इसका 20 आ गया सिंपल। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या आपको निकालना है, कितना आ गया, 20। न्यूटन का संख्या आपका कितना आ गया, तो न्यूटन का संख्या आपका 20 आ गया, ठीक है। तो न्यूटन का संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। देख लीजिए, अब हम आपको इसका क्लियरली दिखा देते हैं। न्यूटन का संख्या जैसे पकड़ लीजिए, पीरियोडिक टेबल में आ जाइए, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आइए, पीरियोडिक टेबल में देखिए ये आपका, जैसे कोई भी यहाँ से एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ से हम लोग ले लिए, इसके बस क्या करना है, द्रव्यमान ले लेना है, घटा देना है द्रव्यमान में से एटॉमिक नंबर को, आपका न्यूटन का संख्या आ जाएगा। इससे बाहर आपको इस चैप्टर का जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी को जो है आप एकदम नोट्स बना के बढ़िया तरीका से, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसका सही उत्तर आएगा। नोट्स बनाइए और पूरा इसको अच्छे तरीका से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन का संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 20 आ गया। यहाँ पे हम लोग का कौन सा सेट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हम लोग का 9 नंबर सेट कंप्लीट हो गया, आपका रेगुलर बेसिस पे आते भी रहेगा, ठीक है। 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के लिए पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो इस नंबर पे 8434 वाला पे कॉल कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो तो हमें भी कॉल कर लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो तो फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सेट 9 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग का अगला जो सेट आएगा वो हम लोग का सेट 10 आएगा। हम आपको पूरा वादा किए हैं, हम आपका 50 सेट हम आपका करवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 50 सेट करवाएंगे हम आपका, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऐसा अगर एग्जाम अगर जल्दी डेट आ जाएगा हम एक दिन में 2-2 सेट करवा देंगे, लेकिन अभी काफी व्यस्त होने के कारण, काफी इधर उधर जाने के कारण इतना सारा केस हो गया, बहुत कुछ हुआ, उसके चलते क्लास आपका रेगुलर में थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, लेकिन हम आपका पूरा करवाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए भी हम आप पे पूरा कंटेंट बढ़िया तरीका से उस पर कर रहे हैं। जो लोग का सिलेक्शन हुआ है सभी का हेल्प लेके, जितने भी स्टूडेंट का हमारा सिलेक्शन हुआ है, बहुत हमारे जो है ऐसे फ्रेंड है बैंक पीओ में, सभी का हेल्प लेके हम आप लोग के लिए 1200 से लेके
1500 के करीब में हम करंट अफेयर्स 1 ईयर का आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ला रहे हैं, और स्टैटिक जीके के लिए भी। अगर आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा जरा सा आप लोग कि स्टैटिक जीके का जो कि ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए काफी है, स्टैटिक जीके का अगर आपको चाहिए तो ये भी हम आपके लिए लाएंगे। और करंट अफेयर्स के लिए हम 1200 से 1500 के करीब में क्वेश्चन लाएंगे, 1200 से 1500 के करीब में। दोनों चाहिए, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। पूरा तरीका से रिवीजन करते रहिए और धन्यवाद सभी को। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए ग्रुप डी और एनटीपीसी में। धन्यवाद सभी को।